एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवायर्ड। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आप बेसिक क्लास में हो लाइक 8th और 9th या फिर आप हायर क्लासेस में हो लाइक 11th और 12th। ये कॉन्सेप्ट आप जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और ये कंसेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। ये फैक्टराइजेशन में काफ़ी यूज़ होता है और कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स में भी यूज़ होता है। तो आओ इस टॉपिक को जल्दी से कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस लेवल पे यूज होता है फैक्टराइजेशन के लिए। एंड आई होप आपने मेरा फैक्टराइजेशन का पुराना वीडियो देख लिया। अगर नहीं देखा तो प्लीज उसे चेकआउट करो। उसमें मैंने काफ़ी सारे फैक्टराइजेशन के मेथड्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। अब एक और मेथड होता है फैक्टराइजेशन का जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डिमांड करता है एक सेपरेट वीडियो की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ इन टाइप के पॉलिनोमियल्स में होता है जिनकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास x² की एक टर्म होती है, एक x की टर्म होती है और फिर एक कांस्टेंट नंबर होता है। पहले इस टाइप के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो हमारी टर्म है इसमें एक टर्म हमारे पास x² की है, एक टर्म हमारे पास सिर्फ x की है और एक टर्म जिसमें x नहीं है यानी एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इस टाइप के और एग्जांपल्स लें तो 2y² माइनस 5y माइनस 3। यहाँ पर भी अगेन एक टर्म हमारे पास वेरिएबल के स्क्वायर की है, एक टर्म हमारे पास सिर्फ वेरिएबल की है और एक टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है यानी कि वो कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ये इस फॉर्म के हैं ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म के। और इन टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं इन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्योंकि जो और मेथड्स होते हैं हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के, जो ग्रुपिंग मेथड और कॉमन वाले मेथड्स होते हैं या फिर आइडेंटिटी के मेथड, वो यहाँ पर कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि जो मिडिल वाली टर्म है इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि हम इस टर्म को स्प्लिट करके दो अलग टर्म्स में बना देंगे। और ये दो अलग टर्म्स हम कुछ ऐसे बनाएंगे जिससे आगे जाके जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो सके इजीली। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस केस में x² प्लस 5x को मैं 3x प्लस 2x लिख सकता हूँ क्योंकि 3x प्लस 2x 5x ही बन जाएगा एंड प्लस 6 एज इट इज। तो यहाँ पर मैंने ये जो मिडिल टर्म है इसे दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया, एक 3x और एक 2x। अब अगर हम देखें तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया है x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब आपके पास 4 टर्म्स है और आप इन 4 टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हो, जो हमारा ग्रुपिंग मेथड है। अगर आपको ग्रुपिंग मेथड नहीं पता तो फैक्टराइजेशन वाला वीडियो चेक कर लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम x² और 3x में से कॉमन निकालेंगे एंड 2x प्लस 6 में से कॉमन निकालेंगे। तो x² प्लस 3x में वेरी एविडेंट कॉमन है x, तो अंदर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर है यानी x 2 बार है, हमने एक बार x निकाल लिया तो एक x यहाँ बच जाएगा प्लस अब ये टर्म है 3x, इसमें से आपने x कॉमन निकाला तो क्या बच गया, सिर्फ एक 3। देन प्लस 2x प्लस 6, इसमें क्या कॉमन है 2। देन 2x में से अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो बचा x और 6 में से 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा 3। वेल एक बात ध्यान देना, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड होता है, माइनस नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 2 3 बचा, ना कि 6 माइनस 2 4। नेक्स्ट स्टेप में आपका x प्लस 3 जो ये टर्म है और ये ब्रैकेट है ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये सेम है मतलब आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 3 लिख देंगे और इसके साथ जो बाहर वाली टर्म्स है x प्लस 2 इन्हें लिख देंगे। और इस तरीके से हमने इस कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को
फैक्टराइज कर लिया सिर्फ एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसलिए काफ़ी इजी मेथड बन जाते हैं। लेकिन अगर हम ये भी तो हो सकता है कि भैया 5x को मैं 3x + 2x कैसे तोड़ूं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मिडिल टर्म को कैसे तोड़ूं, क्योंकि अगर ये सिर्फ 5x है तो मैं तो इससे 1x + 4x भी लिख सकता हूँ, मैं इससे 6x - 1x भी लिख सकता हूँ, मैं इस 5x को 7x - 2x भी लिख सकता हूँ, मैं इसे 10x - 5x भी लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकता हूँ। तो जब 5x को मैं किसी में भी ब्रेक कर सकता हूँ, तो हमने स्पेसिफिकली सिर्फ इन दो में भी क्यों ब्रेक किया? वो हमने इसलिए किया ताकि इन दोनों को ब्रेक करने के बाद हम इजीली कॉमन निकाल सकें। तो ये कैसे देखते हैं, आओ एक भाई वो जाते हैं। तो चलो एक बार एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। y² - 3y + 18। अब देखो यार, y² और ये मिडिल टर्म इसमें -3y है। मैं इस टर्म को, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, बहुत सारे तरीकों के साथ इन्हें ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसे y² - 2y - 5 + 18 भी लिख सकता हूँ। मैं इसे y² - 4y + y + 18 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारी जो टर्म्स हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल में ब्रेक करके बता रहा हूँ, इन सबको आप एड अप करोगे तो -3y ही बन जाएगा। और कोई एग्जाम्पल, y² - 10y + 7y + 18 एंड सो ऑन। इसके भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन हर एक एग्जाम्पल ना हमारे काम नहीं आता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ, y² - 10y + 7y + 18 और कॉमन निकालने के लिए ट्राई करूँ, तो यहाँ पर तो चलो y कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता। और मैंने आपको बताया था कि आपके ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग है, इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन या इस मेथड से यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो ये जो हमें ब्रेक करनी है मिडिल टर्म, ये हमें काफ़ी सोच समझ के करनी पड़ती है, ताकि जिस दो टर्म्स में वो ब्रेक हो रहा है उन टर्म्स से आप आगे कॉमन ले सको, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किन दो टर्म्स में ब्रेक करना है? तो उसके लिए मेथड होता है। तो आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक देखना होता है आपको सम, और एक आपको देखना होता है प्रोडक्ट। जो आपकी मिडल वाली टर्म है, यानी जो आपके वेरिएबल का कोफिशिएंट है, वो आपका सम होता है, जो इस केस में है -3, माइनस को इंक्लूड करेंगे हम इसमें। और प्रोडक्ट होता है आपका इसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर है 1 × 18, दैट इज 18। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या फॉर्म बनाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। इन टाइप के पॉलिनोमियल्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई होती है। तो हमारा सम क्या होता है, जो ये बी टर्म होती है, और इस केस में ये बी टर्म क्या है, -3। और हमारा प्रोडक्ट होता है a × c, यानी कि x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म a × c। तो इस केस में हमारे पास y² का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कांस्टेंट टर्म, जो इस केस में है 18, तो 18। तो हमारा प्रोडक्ट है 18। तो अब आपको ये जो मिडल टर्म है वो दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करनी है जिन्हें आप ऐड करोगे तो -3 आएगा, और इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। जब आप ऐसी दो टर्म्स ढूंढ लोगे, उन्हें आप अब ब्रेक करके फर्दर अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ढूंढते हैं, आपको हमेशा फाइंड करना है 18 से, यानी कि जो प्रोडक्ट है हम उससे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 18 मेरा कैसे आ सकता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ सकता है? 1 × 18, मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 18 मिल जाएगा, मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझे 18 मिल जाएगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने मल्टीपल्स और फैक्टर्स पढ़े ही होंगे, तो 6 × 3 9 × 2 वो रिपीटेड ही है। तो ये सारे मेरे पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब मुझे देखना है इन कॉम्बिनेशंस में
वो कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं ऐड अप करूं तो मेरे को -3 मिल जाए? वेल 18 और 1 इन्हें मैं किसी भी एंगल से प्लस या माइनस कर दूं तो भी मुझे -3 नहीं मिलेगा। 9 इंटू 2 क्या इससे मुझे कहीं -3 मिल सकता है? वेल नहीं। 6 इंटू 3 क्या इससे मुझे कहीं पर -3 मिल सकता है? हाँ, अगर मैं 6 और 3 में -6 और +3 करूं तो क्या मुझे -3 मिल जाएगा? वेल हाँ, यहाँ मुझे -3 मिल जाएगा। तो जो दो टर्म्स हैं जिसमें मुझे अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है वो दो टर्म्स क्या होंगी? -6 और +3। आई एम सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा। सो इट्स 1 इंटू -18 -8। और हाँ, -6 और 3 ये दो टर्म्स हैं जिनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ मिडिल टर्म को, और इन दो टर्म्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -18 भी आ जाएगा। तो यानी ये जो दो टर्म्स है हमारे, ये हमारा दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, सम का भी और प्रोडक्ट का भी। तो मैं जो हमारी मिडिल टर्म है उसे इन दो में आगे ब्रेक कर सकता हूँ। तो y स्क्वायर -3y को मैं ब्रेक कर रहा हूँ -6y एंड +3y एंड देन -18 एज इट इज। ये आपका करेक्ट ब्रेक डाउन है। इसके बाद आप फर्दर ग्रुपिंग कर सकते हो और कॉमन फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हो। y स्क्वायर -6y, यहाँ पर y कॉमन आ जाएगा एंड इट लीव्स y -6 इनसाइड द ब्रैकेट प्लस 3y -18, इसमें 3 कॉमन है तो +3। नाउ 3y में से 3 कॉमन आ गया तो y एंड 18 में से 3 कॉमन आ गया तो 6। अब आप देख सकते हैं आपकी ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, मतलब आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म में मैं ब्रैकेट वाली टर्म को एक साथ लिख दूंगा और ये जो y +3 है इसे भी साथ में लिख दूंगा एंड दिस इज योर ग्रुपिंग मेथड ओनली। तो आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है वो असल में आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो टर्म्स बना रहे हो और उसके बाद ही यहाँ से ग्रुपिंग मेथड ही स्टार्ट हो जाता है, जो आई होप आपको ऑलरेडी पता है। प्लस ये जो सम और प्रोडक्ट का है ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो मिडिल टर्म है ये मुझे किन दो टर्म्स में ब्रेक करनी है जिससे आगे मेरे को कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मैं इस मिडिल टर्म को रैंडमली किसी भी टर्म्स में ब्रेक कर दूंगा तो मैं आगे कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसलिए ये सम और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया इसलिए है ताकि जो हम टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं उन टर्म्स से हम कॉमन निकाल सकें। तो आई होप आपको अब तक ये टॉपिक समझ आ गया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अब आगे हम और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आओ दो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 1 -18y -63y स्क्वायर। वेल अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि स्टार्टिंग में x स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म और फिर एक कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पर पहले इन्होंने कांस्टेंट टर्म डाल दी है, फिर एक वेरिएबल की टर्म और फिर वेरिएबल के स्क्वायर की टर्म। तो पहले इन क्वेश्चंस में प्रेफरेबल ये होगा कि आप इसको पहले इस फॉर्म में अरेंज कर लो। तो हमें बस रीऑर्डर करना है। ये वाली टर्म स्टार्टिंग में आ जाएगी विच इज़ -63y स्क्वायर। जो माइनस के साइंस है इनको काफ़ी ध्यान से सीरियसली लेना क्योंकि ऑफकोर्स आप बड़े हो चुके हो। एंड देन -18y और फिर 1 के आगे कोई साइन नहीं, दैट इज पॉजिटिव, सो +1। तो हमारा क्वेश्चन बन गया -63y स्क्वायर -18y +1। अब हाँ ये काफ़ी मिलता जुलता हो गया है इस फॉर्म से। नाउ अगेन अब हमें हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। किन दो टर्म्स में स्प्लिट करना है वो हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले सम होता है हमारी मिडिल वाली टर्म जो है हमारी इस केस में -18, और प्रोडक्ट होगा पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म का प्रोडक्ट, यानी -63 इंटू 1 विच इज -63।
तो अब मुझे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस या माइनस कुछ भी करूं तो मेरे पास -18 आ जाए, और जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर -63 आ जाए। तो प्रेफरेबल क्या होगा कि आप सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लो जिससे जो प्रोडक्ट का है वो निकल सकता है। और सारे कॉम्बिनेशंस कैसे आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो। मैं आपको करके बता दूँ ये मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो इस केस में होगा 3, then 21, 3 again, 7 and then 1। ये मेरे केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि मैं इन नंबर्स को कुछ ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 63 ही आ जाएगा। यानी कि 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 मुझे 63 देगा, या फिर 7 3 21, सो अगेन 21 इंटू 3 दैट इज गिविंग मी 63, या फिर 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 7 63, तो 9 इंटू 7 भी हमें 63 देगा। अभी यहाँ पर और कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, लेकिन जब आपके पास कुछ ऐसा नंबर आ जाता है लाइक 180 या 3600 या समथिंग लाइक दैट, जिसके हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़ी हो सकती है, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो तब आप ओरली नहीं कर पाओगे कि कौन सा नंबर हमें, कौन से दो टर्म्स में उसे हमें ब्रेक करना है। तो ऐसे केसेस में प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड काफ़ी काम आता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 21 और 3, अगर मैं नंबर्स को ऐड करूँगा तो 24 आएगा, अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 18 आएगा, एंड अगेन 9 इंटू 7, इन्हें अगर मैं ऐड करूँगा तो 16 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 आएगा। तो मेरे पास जो प्रेफरेबल कॉम्बिनेशन है वो 18 यहाँ पर आ गया माइनस करने पे। तो जो दो टर्म्स हैं वो हमारी क्या बन जाएंगी, 21 माइनस 3। बट वेट, कहानी में ट्विस्ट, 21 माइनस 3 आपको पॉजिटिव 18 देगा, लेकिन मेरे को तो आंसर नेगेटिव 18 चाहिए, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। मैं 21 नेगेटिव कर देता हूँ और 3 पॉजिटिव कर देता हूँ। हमें बस दो टर्म्स ढूंढने हैं और उनके साइन है वो हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो -21 प्लस 3 ये हमें -18 दे देगा, एंड -21 इंटू 3 ये हमें -63 दे देगा। तो हमारे जो दो टर्म्स हैं वो है -21 और +3। अब इस क्वेश्चन को वापस आते हैं जिसमें हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है दो टर्म्स में, वन ऑफ विच इज -21 y वेरिएबल, इसके साथ हम ऐड कर देंगे, और सेकेंड वन है +3y। तो हमने -18y को इन दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म विच इज +1। अब अगेन ग्रुप करो और कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो -63y² -21y, भाई y तो यहाँ कॉमन है ही, साथ में यहाँ 21 भी कॉमन है, एंड सरप्राइजिंगली ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी कॉमन है, तो मैं नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अंदर क्या बच जाता है, माइनस का साइन कॉमन निकाल चुका हूँ तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा 63, और यहाँ से हमने 21 कॉमन निकाला है, तो 63 डिवाइड बाई 21 विच लीव्स अस 3, y² में से y हमने एक निकाल लिया बाहर, तो अंदर एक y बच जाएगा। देन -21 जिसमें से -21 कॉमन आ चुका है, तो प्लस एंड y भी हम कॉमन निकाल चुके हैं। तो देखा जाए तो ये पूरी टर्म हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो अगेन सिमिलरली +3y + 1, इस टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं सिंपली से ब्रैकेट के बाहर 1 लिख देता हूँ, जिससे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। +1 3y + 1, अगेन हमारे ये दोनों पैरेंथेसिस के अंदर की जो टर्म्स है वो सेम आ गई हैं, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब बस हमें टर्म्स को कंबाइन करके लिखना है। तो एक टर्म आपकी हो जाएगी 3y + 1, और दूसरी टर्म हो जाएगी -21y + 1, और आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये बन जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं इस वाली टर्म को। अरे ये क्या है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स ही टर्म है। क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन भी है। यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल होता है,
वेल कूल डाउन हो जाओ, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखोगे तो x माइनस 2y, अगर मैं इस टर्म को एक ही टर्म मान लूँ, जैसे कि मान लो कि मैं x माइनस 2y को a सपोज कर लेता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर x माइनस 2y है वहाँ पर मैं a डाल सकता हूँ। तो जहाँ भी x माइनस 2y है, अगर मैं वहाँ a डाल के इस प्रॉब्लम को वापस से लिखूँ, ये प्रॉब्लम बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 6 a प्लस 5। और अब आप देख सकते हो कि हाँ, ये वेरी क्लियरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो टीचर्स आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको घुमाने के लिए, आपको, ताकि आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो जाए, बट आपको डरना नहीं है, कूल माइंड से सोचना। ये टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं। तो सिंपली ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं जल्दी से। सम चाहिए जो कि होगी मिडिल टर्म -6, प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म और इसका प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू 5 दैट इज 5। अगेन दो नंबर्स निकालते हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आ जाए और ऐड करूँगा तो -6 आ जाए। तो भाई 5 तो प्रोडक्ट एक ही मेथड से आ सकता है, 1 इंटू 5। यहाँ पर तो और कोई मेथड आ ही नहीं सकता और कोई इसका फैक्टर ही नहीं बन सकता। तो 1 इंटू 5 करूँगा तो मुझे +5 मिल जाएगा प्रोडक्ट में। और अगर मैं 1 + 5 करूँगा तो मुझे 6 जो है वो सम मिल जाएगा, लेकिन मुझे सम -6 चाहिए। तो मैं सम को माइनस कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको करने के लिए दोनों जगह माइनस डाल सकता हूँ। अब -1 -5 ये आपको -6 दे देगा ऐड करने पे। और अगर मैं -1 इंटू -5 करूँगा तो ये आपको +5 दे देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो हमारी दो टर्म्स क्या बन जाती है, -1 और -5। तो बैक क्वेश्चन को आगे करते हुए -6 से क्या बन जाएंगे, -5 है, -8 एंड +5। अगेन ग्रुपिंग, यहाँ पर ग्रुप और इनका ग्रुप। यहाँ पर जब माइनस साइन बाहर आ जाता है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है। एक चीज़ है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन कॉमन निकालते हैं, a स्क्वायर -5 है, a इज कॉमन, a स्क्वायर में से a कॉमन आया तो a बच गया, और 5a में से a कॉमन आ गया तो 5। देन -a-5, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम सिंपली यहाँ 1 डाल देते हैं, एंड देन a-5। ये दो टर्म्स हमारी सेम आ गई हैं, तो यानी हमारा क्वेश्चन ठीक है। जस्ट इन्हें कंबाइन करके लिखना है, तो a-5 एंड देन a-1। बट द पॉइंट इज, क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है? तो द क्लियर आंसर इज नो, क्योंकि भाई हमने आंसर तो एक ही टर्म्स में निकाला है, लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन एक ही टर्म्स में है? नहीं, क्वेश्चन तो एक ही टर्म्स में नहीं है। हमने बस सोल्यूशन में इस x माइनस 2y को a सपोज किया था, ताकि हम जो कैलकुलेशन है, जो हमारा सोल्यूशन है, उसे हम इजीली कर पाए। तो लास्ट में जब हमने सोल्यूशन निकाल लिया तो मैं इस a को वापस से रिप्लेस कर दूंगा x माइनस 2y से, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो सिंपली जहां पर a है वहां पर मैं x माइनस 2y डाल देता हूँ, x माइनस 2y -5 एंड देन a-1 में a की जगह x माइनस 2y एंड देन माइनस। दिस गिव्स योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ ऐसे सॉल्व होते हैं। मेक श्योर कि आप लास्ट में ये स्टेप जरूर करके दिखा दो। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस टॉपिक इस वीडियो में कवर करा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चन के टाइप्स ही हमने कवर किए, जैसे एक सिंपल टाइप, या फिर एक टाइप जिसमें आपका ऑर्डर अलग होता है, जिसमें आपको अगेन उसे रीअरेंज करना पड़ेगा, और एक टाइप जिसमें आपका वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें आप वेरिएबल को एक थर्ड वेरिएबल सपोज कर लेते हो और सोल्यूशन करते हो, लेकिन एंड में उस थर्ड वेरिएबल को वापस से रिप्लेस कर देते हो ओरिजिनल वेरिएबल के साथ। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। अब अगेन जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस इज योर ओनली की। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये भी कमेंट करना कि आप कौन सी क्लास के हो, ताकि हम आपकी क्लास से रिलेवेंट और आगे वीडियोस बना पाए। सो दिस सम्स अप दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।